नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। लोकसभा चुनाव से पहले आज अंतरिम बजट आया, लेकिन कोई बहुत बड़े दावे और वादे नहीं हुए। यानी ये बजट लोक लुभावन नहीं था, तो फिर इस बजट में मिला क्या? गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के लिए क्या घोषणाएं हुई? मिडिल क्लास को भरोसे के अलावा क्या कुछ मिला? कॉलिंग कार्ड में ये जानेंगे आज। बात 29 करोड़ लोगों की भी करनी है जो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पर बड़ा एक्शन लिया है। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में पेटीएम को उसकी बैंकिंग सर्विसेज बंद करने का निर्देश मिला है। इस फैसले का क्या मतलब है? क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? पेटीएम वॉलेट और उसके बैंक खाते में रखे आपके पैसों का क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको सिग्नेचर स्टोरी में देंगे, आपने जरूर देखना है। झारखंड में सियासी संकट जारी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आज की रात जेल में रहेंगे। पूरा एक दिन बीत गया, झारखंड को नया सीएम नहीं मिल पाया। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन मुलाकात हुई है। बावजूद उसके सरकार बनाने का न्योता अभी नहीं मिला है। अब विधायक हैदराबाद जा रहे थे, लेकिन डर तो था कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचना है, लेकिन मौसम की मार उन पर पड़ गई और फ्लाइट उड़ ही नहीं पाई। कहते हैं कंगाली में आटा गीला। फैक्ट फाइंडिंग में ये सारी स्टोरी का रैपअप आपको बताना है। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू हो गई है। 31 साल बाद तहखाने में आरती हुई। अब मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूरी खबर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बताएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपके बजट की बात कर लेते हैं। आज 1 तारीख है। आप में से कईयों की सैलरी आ गई होगी, पगार मिल गई है, घर का बजट होगा, किस्त कितनी जानी है, फीस कितनी भरनी है, उसका पैसा कैसे सिक्योर करना है, रसोई का बजट, एजुकेशन का अलग से रखना है, सब कुछ तय होता है सैलरी आने पर। जिस हिसाब से घर चलता है, उसी हिसाब से, उसी रूटीन के हिसाब से सरकार भी चलती है। इसलिए हर साल देश का हिसाब किताब तय होता है बजट के तौर पर। आज मोदी सरकार ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 57 मिनट की स्पीच दी और सरकार का फोकस भविष्य को संवारने के लिए था। इसलिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, या फिर ये कहिए कि कोई लोक लुभावन वादे नहीं थे। हाँ, इतना जरूर है कि बजट में प्रधानमंत्री मोदी के विजन का ध्यान रखा गया। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए ये बजट कैसे खास है, कैसे सौगात लेकर आया है, पहले अंतरिम बजट की बड़ी बातें देख लीजिए। इस बारे में कुछ सस्ता या महंगा हुआ, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई और ना ही घटाई गई। अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी 7 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बीच उन 1 करोड़ करदाताओं को राहत मिली है जो पुराने टैक्स के जंजाल में फंसे हुए थे। 1962 से 2009 के बीच जिनका बकाया 25,000 रुपए था, वो माफ कर दिया गया है। जबकि 2010 से 2014-15 तक जिनका 10,000 रुपए टैक्स बकाया था, उसे भी माफ कर दिया गया है। गरीब के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। लखपति दीदी वाली योजना का विस्तार हुआ है। अब तक 2 करोड़ महिलाएं कवर थी, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। इसे ऐसे समझिए कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इस बजट की सबसे बड़ी बात यह भी रही कि अब सरकार सोलर एनर्जी पर फोकस करेगी। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके साथ 15 से 18,000 की बचत होगी, यह सरकार का दावा है। किराए पर रहने वालों को अपना मकान मिले। मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग स्कीम लाने का प्रस्ताव है। हालांकि डिटेल्स अभी इसकी बताई नहीं गई हैं। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार की बात तो हुई नहीं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के दायरे में उसे और बढ़ाने के लिए ऐलान तो किया है, जिसके चलते 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक सेवी युवा पैसों की तंगी के चलते अपने स्टार्टअप्स नहीं ला पाते हैं। इनके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान किया है। 50 साल तक इन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। केवल इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट
सरकार को पसंद आनी चाहिए। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, ये तो आपके घर की, रोजगार की, किसानों की, महिलाओं की बात हुई। अब देश को विकसित करने के लिए इस बजट में क्या है? बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने दिल खोल कर पैसा रखा है। इसे 11% बढ़ा दिया गया है। 11,11,111 करोड़ का फंड तय है। इससे सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। जीडीपी का 3.4% बुनियादी ढांचे के लिए सिक्योर कर दिया गया, रख दिया गया है। बुनियादी ढांचे में क्या होगा? रेल कॉरिडोर को और मजबूत किया जाएगा। 3 रेल कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है। बजट में जनसंख्या नियंत्रण पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात भी बजट में कही गई है। इस बजट की एक और खास बात यह रही कि अब तक अंतरिम बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री ये कहते थे कि अगली सरकार बाकी चीजें तय करेगी, क्योंकि इस बार आम चुनाव भी होने हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा जुलाई में जो पूर्ण बजट होगा उसमें हमारी सरकार विकसित भारत का रोड मैप देखेगी। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मोदी सरकार कॉन्फिडेंट है, प्लान भी है, ऐलान भी है। बावजूद इसके विपक्ष इस बजट को सिर्फ हवा हवाई बता रहा है। जहां तक 50.8 करोड़ किसानों को इस बजट में गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलती है। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया। जो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि बहुत हुई बेरोजगारी की वार, अब की बार मोदी सरकार कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल बीत गए, कहाँ है नौकरियों का हिसाब किताब? क्या 20 करोड़ नौकरियां इस देश के लोगों को मिली हैं? आज आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ही जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10 साल का अंतराल रहा, इसका भी तो एक हिसाब होना चाहिए ना। मोदी की गारंटी इतनी पक्की है कि आपने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 अब 2024 के चुनाव के परिणाम के वक्त करेंगे। मोदी दोबारा लौटेंगे, मोदी के वोटर की गारंटी है। आज कई लोगों ने मुझसे पूछा, सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यानी सोलर पैनल वाली स्कीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हमारे घर में ये लगेगी कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सब्सिडी कैसे मिलेगी? कितनी मिलेगी? कब लगाते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है? जवाब आप ठीक से समझ लीजिए अपने सारे सवालों का। अभी केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर पैनल पर 2 तरह से सब्सिडी मिलती है, एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए और दूसरी विशेष वर्ग के लोगों के लिए। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए प्रति किलोवाट 18,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है।
स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी 20,000 रुपए तक की है। यह सब्सिडी 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर है। अगर 3 किलोवाट से ज्यादा का सोलर पैनल लगाना है आपने, तो इसके बाद प्रति किलोवाट 9,000 की सब्सिडी मिलेगी। स्पेशल कैटेगरी के लिए यह सब्सिडी 10,000 रुपए है, 1,000 और एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी ये सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार भी अपने लेवल पर रियायतें देती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की रियायतें हैं। अब सवाल है, सोलर पैनल पर खर्च कितना आता है? 3 किलोवाट तक का रूफटॉप पैनल लगवाने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब बात आपके फायदे की। अगर केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी मिला लें तो करीब 70,000 रुपए बनते हैं। मतलब आपकी जेब से सिर्फ 30,000 रुपए जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 साल में ही इसकी कीमत वसूल हो जाती है और अगले 20 साल तक मुफ्त में बिजली आपको मिलती रहेगी। आमतौर पर एक सोलर पैनल 25 साल चलता है, यानी सौदा फायदे का बताया जाता है। रूरल हाउसिंग सेक्टर को लेकर जो टारगेट है वो काफी बड़ा है, काफी एम्बिशियस है और गुजरात जैसे राज्य में तो सोलर रूफटॉप स्कीम वाली नई स्कीम का जबरदस्त फायदा होगा, जिसमें 1 करोड़ परिवार कवर हो रहे हैं। बजट को बीजेपी विकसित भारत का विजन बता रही है। यकीनन लोकसभा चुनाव से इसे कैश करने की कोशिश भी पूरी की जाएगी। क्या बजट बीजेपी का 400 वाला बेड़ा पार लगाएगा? उत्तर से दक्षिण तक मोदी सरकार को क्या बजट के बूते ही बम्पर वोट मिलेंगे? इन तमाम मुद्दों पर मैंने थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से कई सवाल पूछे और जवाब भी उन्होंने बड़ी साफगोई से दी। विपक्ष कह रहा है कि आप गारंटी वाला बजट बोल रहे हो, इसमें तो कोई गारंटी है ही नहीं, बजट में कुछ था ही नहीं। ये कहने के लिए तो इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, एक अभिनव भी और समावेशी बजट है। ये युवा भारत की आकांक्षाओं वाला बजट है और जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं युवा भारत के, उस पर है। गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है, और इन चारों के लिए बहुत कुछ इसमें है। गरीब और मध्य वर्ग के लिए तो पूरी की पूरी गारंटी देश में है, और जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो 24 कैरेट खरा गारंटी है वो। आपने कहा कि ट्रेन्स की नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बोगियां बदली जा रही हैं। मेरा सवाल यहाँ छठ पूजा के दौरान मैं कवरेज करने गया था, या सर्दियों के कारण जिस तरह से रेलें रेट होती हैं, ये बताइए कि सरकार छठ पूजा के दौरान सर्विस कैसे ठीक करेगी, लोगों की मारामारी ना हो, क्योंकि अगली बार हम कवर करने जाएंगे तब, और लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर्विसेज ठीक करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, सर्दियों में आज भी हमारी ट्रेनें घंटों घंटों लेट क्यों चलती हैं? हम इतना आगे निकल गए, लेकिन सर्विस को ट्रैक पर लाने के लिए जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूं, अगर देश में अगर कुल मिलाकर आप दुर्घटनाओं के भी किस्से पुराने देखेंगे और अब के देखेंगे, कितना सुधार हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है जी। रेलवे के समय पर पहुंचना, इसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। आप अपने रेलवे स्टेशन देखिए, कितने साफ सुथरे हुए हैं। 149 एयरपोर्ट्स बन गए। लेकिन मेरा सवाल यहां भी वही है कि अभी आपने 15 दिन पहले देखा कि फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह मारामारी मची, लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। दर्शकों को यह बताइए कि भारत में उस समस्या को दोबारा ना जाना पड़े, उसमें इसके लिए क्या कर रही है सरकार, या क्या करेगी? उसके लिए तो एकदम से ही हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने, माननीय मंत्री जी ने बैठक भी की और निर्णय भी किए। संबंधित अधिकारियों से लेके जो हमारी कंपनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही और उसमें सुधार भी किया। जहां तक देखिए, पहले उड़ान से पहले देश का हवाई चप्पल वाला कभी हवाई यात्रा की सोच नहीं कर सकता था। आज देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उड़ने का अवसर मिला है हवाई जहाज में, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। ये तब संभव हो पाया जब सरकार सालाना हजारों करोड़ रुपया उड़ान योजना के लिए देता है और गरीब व्यक्ति भी उस फ्लाइट के माध्यम से पहुंच पाता है। ये तब संभव ही नहीं था, आज संभव हुआ है। और उसमें भी अगर कहीं एक समय में अगर थोड़ी कमी आई है तो सुधार की हमेशा गुंजाइश है। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया 10 साल में, ये दावा आज किया गया। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। सबसे ज्यादा नजर जो है वो मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की टैक्स पे रहती है। टैक्स को लेके क्यों गौण रहा इस बार? मुझे लगता है जगविंदर जी, अगर आप इसको ऐसा रखते कि यूपीए के समय
2 लाख रुपए तक आपकी आमदन के बाद आपको टैक्स लग जाता था। मैं फिर कहता हूं, 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स लगता था यूपीए की सरकार में। आज 7 लाख रुपए की आमदन तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये मोदी सरकार ने किया। उसके बावजूद आपका 3 गुना ज्यादा कलेक्शन बढ़ा, क्योंकि लोगों ने विश्वास किया सरकार के ऊपर। सवाल टैक्स पेयर जो है ना, उसका दर्द है ये। देखिए कि टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ बदलाव दिखता रहे ना, उसे उम्मीद रहती है। मैं बजट पर टैक्स वाले ही सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। मैं सबसे पहली बात ये कहूं, देश का विकास कहां से होगा? ये जो 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, हर गांव को बिजली का कनेक्शन मिला और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने मुफ्त में मिलता है और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी सरकार ने दे दी है, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा। और अब 2 करोड़ पक्के मकान हम और बनाकर देंगे। ऐसे ही 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप हम प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। ये पैसा कहां से आएगा? सरकार कुछ कर्जा उठाती है, कुछ टैक्स से पैसा जाता है। बहुत सारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हम पब्लिक इंटरेस्ट में रोजाना दिखाते हैं। जो ये स्कीम्स केंद्र लॉन्च करता है, इसका पूरा बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल पाता। हम रोजाना कोई ना कोई केस स्टडी उठाकर ये चीजें दिखाते हैं। आपकी शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन जमीनी तौर पर क्या वो वाकया ही उसी तरह से इंप्लीमेंट हो रही हैं, इसके लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, 50 स्कीम्स लाने की बजाय क्या केंद्र सरकार कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए 2 या 3 ऐसी स्कीम्स नहीं ला सकती जिसमें लाल फीताशाही के चलते कहीं पे भी कैंची, कट या उसका मिसयूज ना हो पाए? आपको अपना थोड़ा चश्मा बदल के देखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब देश में 4 करोड़ पक्के मकान बने, आपको नहीं दिख रहे, अब मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। एबीपी को नहीं दिख रहे हैं तो हां, ममता बनर्जी जी ने अपने राज्य में लागू नहीं की तो इसमें आप केंद्र सरकार को नहीं टाइट कर सकते ना। अगर भूपेश बघेल ने गरीब के पक्का मकान बनाने में भी पैसा खा गई उसकी सरकार, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? सवाल आप उनके ऊपर खड़ा करो, आपने कितने शो किए उसके ऊपर। दूसरा, मनरेगा का पैसा आपदा के समय भी मोदी सरकार ने, कांग्रेस की योजना थी 25,000 करोड़ पे, हम 1,10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। आपने एक शो किया कि कितना रोजगार मिला है, कितने उससे संसाधन बने हैं, कितने लोगों की आय का साधन बना? आपने वो तो किया नहीं। और जियो टैगिंग करके जो हमने कामकाज खड़ा किया, आप दिखाइए ना कैसे हमने बदलाव किया। इस बार फिर 85,000 करोड़ हमने उसमें रखा है। प्रॉब्लम यह है कि जो विकासात्मक कार्य है, जो अच्छे काम हो रहे हैं, वो मीडिया को नजर नहीं आएंगे। और जिस राज्य में गलती है, शायद बंगाल में आप लोग थोड़ा डरते होंगे दिखाने में, वो बात अलग है, लेकिन बंगाल की हालत देखिए क्या है जी। वहां क्यों नहीं लागू हो पाया? मुझे आपको पूछना चाहिए वापस सवाल। आखिरकार एबीपी वहां तो चैनल है ही है बड़ा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। और दूसरा, मैं आपको सरकार से डरने की जरूरत दूसरा नहीं, हम हर राज्य का दिखाते हैं और हमारी कोशिश क्या रहती है। मैं दूसरा किसान पे भी आता हूं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, दूसरा किसान पे भी आता हूं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, 1 मिनट बस। हम हर उस राज्य को उठाते हैं जिस राज्य में लोगों के साथ उनको स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरा, आप कोई भी कार्यक्रम देखिएगा, मैं ये पब्लिक मंच से बता रहा हूं आपको, अगर उसमें एक राज्य बंगाल का होगा तो जहां दूसरी पार्टी की सरकार होगी, हम वहीं जहां तीसरी पार्टी की सरकार है, जहां बीजेपी की है, वहां भी करेंगे। हमने ये तो कहीं कहा ही नहीं कि विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो पैसा आपका भेजा जा रहा है वहां पर क्या वो लग रहा है उन योजनाओं पे? सवाल ये है, वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहे फंड? आप सीएजी की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, फंड्स लग ही नहीं रहे। ये जो सीबीआई के मुकदमे पश्चिम बंगाल में हुए और भूपे करो जो हमने ऐप लॉन्च की थी कि घोटाला करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो, वो इसीलिए किए थे कि उस राज्य में पैसा खा गए जी। अब इसमें केंद्र को दोषी कैसे कर सकते हो? अगर 30 राज्यों में हो रहे हैं, अगर 2 में ना हो तो उस राज्य की कमी है, वहां के लोगों का नुकसान हो गया। आयुष्मान भारत को अगर पश्चिम बंगाल लागू नहीं करता तो आप मोदी सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराओगे? ये तो मुझे सवाल ही नहीं समझ आया आपका। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा है और अगली किश्त पहुंचते 3 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंच जाएगा। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, ये मोदी सरकार की गारंटी थी, करके दिखाया।
बजट पर सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने, लेकिन सवाल आपकी जेब का है, आपके घर का है। हम तो यही कहेंगे, जनता को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे लगना ये चाहिए कि टैक्स का पैसा देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए और उन तमाम लोक भलाई के कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि सालों साल उनकी फाइलें लटकी रह जाएं। इसलिए लटक तो झारखंड के विधायक भी गए। ये बड़ी खबर है, इसलिए हमने सोचा कि तुरंत इसे बता दें। झारखंड में नए सीएम का पेंच फंसा हुआ है, अब कोहरा भी छा गया है उस पर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नंबर गेम अपने पास होने का दावा कर राजभवन में अपना दावा सरकार बनाने का पेश कर चुकी है, लेकिन राज्यपाल ने अभी उनकी शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं दिया है। मसला फंसता देख दोनों पार्टियों ने यह फैसला किया कि क्यों ना अपने विधायकों को शिफ्ट किया जाए, यानी रांची से शिफ्ट कर दिया जाए तुरंत दूसरी किसी जगह पर। फैसला यह हुआ कि 2 चार्टर्ड फ्लाइट से रांची में से इन तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। लेकिन हैदराबाद के लिए यह फ्लाइटें क्यों नहीं उड़ पाई? इसलिए नहीं उड़ पाई क्योंकि वहां विजिबिलिटी पुअर हो गई। 200 मीटर तक की विजिबिलिटी थी और अब वो विजिबिलिटी कहते हैं घटकर 100 मीटर हो गई है। इसलिए रांची एयरपोर्ट से वो तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं जो फ्लाइट्स आज रात को वहां से उड़ने वाली थी। इसी के चलते जो 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स जानी थी हैदराबाद, जिसमें 40 विधायकों को रांची से ले जाया जाना था हैदराबाद, वहां रेवंत रेड्डी की सरकार है, इसलिए वहां उनको सुरक्षित माना जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा था, लेकिन अब वो फ्लाइट ही नहीं उड़ पाई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, या फिर आसमान से गिरे खजूर पर अटके। यह कोशिश की गई थी पार्टी की तरफ से कि इन विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्यपाल से टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मौसम ने भी साथ छोड़ दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के 40 विधायकों का अब वो अटके हुए हैं रांची, और वहां ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है क्योंकि मौसम और खराब हो गया है। तो ये पेच और ज्यादा पेचीदा हो गया है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधा हम रांची में बात करते हैं अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है, तुरंत बताइए। बिल्कुल जगविंदर, देखिए तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय ये जो अराइवल है वहां पर सिचुएशन आप देखिए, यहां कुछ ही देर में विधायक यहां से वापस आने वाले हैं। यहां सुरक्षा व्यवस्था जो है जबरदस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फ्लाइट चार्टर्ड जो फ्लाइट थी वो कैंसिल होगी और ये ऑफिशियल हो गया है। और इसके बगल में आपको एक तस्वीर में और दिखाता हूं कि जब वो यहां पर आएंगे तो उसके बाद सिचुएशन क्या है। यहां से जैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये बस यहां पर लगी हुई है, ये बस लगा दी गई है और यहां पर भी ये फोर्सेस तैनात, यानी कि इसी बस से इन विधायकों को फिर से सर्किट हाउस ले जाया जाएगा। ये बसें आ गई हैं और साथ में जो तमाम जो नेता हैं यहाँ, उनकी बसें भी आ चुकी हैं, उनकी अपनी कारें भी आ चुकी हैं। इसके आगे भी 2 बसें हैं, कुल मिलाकर के 3 बसें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इन 3 बसों के जरिए इनको ले जाया जाएगा। और सिचुएशन देखिए, विजिबिलिटी इतनी कम है, ये सामने जो दिखाई दे रही स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें सारी फ्लाइट्स आपको कैंसिल दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इन स्थितियों में भी जबकि मौसम नहीं ठीकता, आज यहाँ बारिश भी हुई है, ये प्लान जो बनाया गया कि रात के वक्त टेक ऑफ करना, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी अर्जेंसी क्या पड़ गई। राज्यपाल से मिलकर के आए जो प्रतिनिधिमंडल था 5 सदस्यीय, और ये भी कहा कि राज्यपाल ने कहा है अच्छी बातचीत हुई है, आप कल आइएगा, कल फैसला बताएंगे और जल्दी समय देंगे शपथ ग्रहण का। ये सब ऑन रिकॉर्ड कहने के बाद आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी होगी जगविंदर की रातों रात ये टेक ऑफ करने का प्लान बनाया गया, वो भी तब जबकि विजिबिलिटी इतनी लो है, जबकि फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये बता रहा है कि ये अर्जेंसी जो है, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, ये उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जी, सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, कांग्रेस भी उठा रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है झारखंड में। प्रियंका गांधी ने भी थोड़ी देर पहले सवाल उठाया कि आखिरकार जब नंबर उनके पास है, 47 विधायक उनके पास हैं, तो क्यों राज्यपाल टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस सियासी खेल में अभी कई मोड़ बाकी हैं। अब आपको बताते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। दिन भर यह हुआ कि आज गवर्नर सीपी कृष्णन ने चंपई को मुलाकात का वक्त तो दिया, लेकिन सरकार बनाने का न्योता नहीं। क्या कहा? दिन भर गहमा गहमी रही चंपई, दिन भर विधायकों की बाड़ेबंदी में बिजी रहे। डर यह है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। सूरज ढलते ही झारखंड में
सियासी पारा और चढ़ गया। चेम्पई ने 40 विधायकों को फ्लाइट से हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। विधायकों के लिए हैदराबाद में ताज कृष्णा और होटल ईला बुक करवाए गए। ये रिजॉर्ट है एक और एक होटल है। रास्ते में ही कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए चेम्पई खुद की निगरानी में विधायकों को एयरपोर्ट छोड़ने गए, जबकि चेम्पई समेत महागठबंधन के 3 विधायक रांची में ही रुक गए। क्यों? कई बार होता है कि अगर राज्यपाल बुलाएंगे तो फिर कौन जाएगा बात करने के लिए। बहरहाल रांची में रुकने वाले विधायकों में जेबीएम के प्रदीप यादव, कांग्रेस के आलमगीर आलम, ये तमाम लोग शामिल हैं। वहीं हेमंत सोरेन की रात आज रांची के जेल में कटेगी और जेल का नाम है होटवार। ईडी ने कोर्ट से सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया, अभी रिमांड दिया नहीं है। अब कल फिर सुनवाई होगी। वहीं हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है। ये सारे घटनाक्रम बता रहे हैं हम आपको। सोरेन ने गिरफ्तारी को किस आधार पर कोर्ट में चुनौती दी, ये भी आपको बताते हैं। सोरेन की तरफ से जो याचिका दी गई है उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। यानी वो ईडी की जांच से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सोरेन ने यह दावा भी किया है कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और ईडी को इसकी जानकारी भी दे दी थी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने सुनवाई होने का भी इंतजार नहीं किया। एक और बड़ा अपडेट यह है कि सियासी उठापटक के बीच कल रांची में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एक और अहम जानकारी, झारखंड में आए राजनीतिक भूचाल के बीच कल राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ झारखंड में एंट्री करने वाले हैं। पाकुड़ में राहुल गांधी की जनसभा भी है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? कितना हमारा एक पास 47 है। आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं, अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं। क्या मतलब है ये? तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। भाजपा से डर रहे हैं क्या? कौन है भाजपा? कौन है भाजपा? भाजपा के डर से विधायक बचा रहे हैं। हाँ। ये लोग खुद से मानसिकता के लोगों का नाम भी नहीं लेते। अच्छा, आपको डर है कि भाजपा तोड़ लेगी आप लोगों को? कभी नहीं तोड़ पाएगी। हाँ? कभी नहीं तोड़ पाएगी। सरकार किसकी बनेगी? चंपई सोरेन। आप भी देखे होंगे, अभी कुछ मीडिया में चला रहा है जो 18 विधायक इनके पास है जी। तो हमने 43 विधायक गिनवाए हैं और 4 का समर्थन। पर हैदराबाद भेज दिया आपने, हैदराबाद भेज दिया है। हर पार्टी का वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ता है। हाँ। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हॉट रेटिंग में ज्यादा मशगूल रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी अपडेट होगा हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी जेब से जुड़ी खबर की बात करनी है। यह खबर 30 करोड़ से ज्यादा लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जो देश की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम के ग्राहकों की है, यानी उनको लेकर इस्तेमाल करने वाली सेवाओं को लेकर है। आपके फोन में भी शायद पेटीएम ऐप होगा जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। उसी पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज PPBL यानी पेमेंट पेटीएम बैंकिंग लिमिटेड की सेवाओं पर रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है। गौर से सुन लीजिए, रिजर्व बैंक ने पाबंदी लगा दी है बैंकिंग सेवाओं पर। रिजर्व बैंक के इस फैसले का किसी न किसी तरह से पेटीएम के ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाएंगे। PPBL की सेवाओं पर लगी पाबंदी के बाद 1 मार्च से यानी ठीक 1 महीने बाद पेटीएम बैंक की सेवाएं काम में नहीं होंगी। रिजर्व बैंक को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंकिंग लिमिट के ऑडिट में आरबीआई को यह खामियां मिली थी। आरबीआई ने बैंक के मुताबिक पेटीएम बैंकिंग एक्ट और बैंक नियमों की अनदेखी कर रहा था। यह बड़ी बात सामने आई। इसमें दो संस्थाएं हैं,
एक पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन है, OCL जो है 197 कम्युनिकेशन है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपना काम पहले की तरह कर सकती है। फिनटेक फाइनेंशियल सर्विसेज जो वो देते थे, वैलेट सर्विस जिसे कहते हैं ना, पेटीएम पेमेंट बैंक में इफेक्ट पड़ेगा। उनको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, RBI को सबमिट करना पड़ेगा। नोटबंदी और कोविड संकट के दौरान देश में पेमेंट का तरीका तेजी से बदला था। लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे सबसे ज्यादा पेटीएम का कारोबार बढ़ा। ग्राहकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। तो पेटीएम ने पेमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में पांव और फैला दिए। अब पेटीएम बैंकिंग पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद जाहिर है कि असर सीधे उन लोगों पर भी पड़ेगा जो किसी न किसी तरह से पेटीएम की सर्विस से जुड़े हुए हैं। पेटीएम बैंकिंग पर पाबंदी के बाद पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। सवाल यह है कि पेटीएम बैंकिंग पर RBI की पाबंदी के बाद होगा क्या? अब ध्यान से सुनते जाइएगा। जवाब इसका यह है, अब कंपनी पेटीएम बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या पेटीएम बैंक खाते में जमा पैसे हो पाएंगे दोबारा आगे से जमा करवाने हो तो? इसका जवाब है नहीं। 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक खातों में पैसे जमा नहीं हो पाएंगे। तीसरा सवाल है कि क्या पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले जा सकेंगे? इसका जवाब है नहीं। 29 फरवरी के बाद ना तो पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले जा सकेंगे और ना ही वॉलेट में टॉपअप हो पाएगा। चौथा सवाल है कि क्या किसी के पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो अब उसका क्या होगा? उसे घबराने की जरूरत है या नहीं है? उस पैसे को वो 29 फरवरी तक किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या UPI से डिजिटल पेमेंट हो पाएगा? इसका जवाब है हाँ, UPI से पेमेंट आप कर सकते हैं, बशर्ते UPI किसी और बैंक खाते से लिंक हो, ना कि पेटीएम बैंकिंग के खाते से। पेटीएम से गाड़ियों के टोल टैक्स के लिए फास्टैग भी लिंक होता है, उसका क्या होगा? यह भी सवाल होगा आपके मन में। फास्टैग पेटीएम वॉलेट के अकाउंट से लिंक है तो 29 फरवरी के बाद वो काम नहीं करेगा और ना ही उसमें टॉपअप होगा। ये मोटा मोटी बातें हैं। जनता को इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिसके जितने बैलेंसेस हैं वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी मतलब और लेनदारी में, फास्टैग में अभी वो यूज कर सकते हैं। पर वो कोई नया मतलब उसमें 29/2 के बाद डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे पेटीएम बैंक में। जनता को अपना जो उनका पैसा पड़ा हुआ है पेटीएम बैंक में भी अगर पैसा है, जैसे पेटीएम बैंक है, वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांव तक डिजिटल पेमेंट का जरिया पैसों का लेन देन बढ़ता जा रहा है या होता है। चाय वाले हों या फिर सब्जी वाले दुकानदार हों या फिर बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर और शोरूम वाले, हर जगह आपको QR कोड स्कैनर दिख जाएंगे। इसमें बड़ी हिस्सेदारी पेटीएम की है। अब उन व्यापारियों और दुकानदारों या ये कह लें वेंडर्स को भी चिंता सता रही है जो इसके ग्राहक हैं। सबके मन में यही सवाल है, अब पेटीएम UPI QR कोड स्कैनर या फिर POS मशीन से पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो उन तमाम दुकानदारों और व्यापारियों को चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्राहकों से वो QR कोड UPI और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन के जरिए पहले की तरह पेमेंट ले पाएंगे। बस होगा ये कि कोई भी पेमेंट पेटीएम बैंक के खाते में नहीं जाएगी, सीधे उस दूसरे बैंक खाते में जाएगी जिस खाते से दुकानदार का QR कोड UPI या POS मशीन जुड़ी हुई है। समझ गए होंगे आप। लोग छोटे से बड़ा सब यूज करते हैं। 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन टाइम के हिसाब से नॉर्मल सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद तो आज के पब्लिक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है। अब हर जगह कैश लेके नहीं चल सकते। अगर एक चीज बंद हो रही है तो उसकी जगह दूसरी चीज तो यूज करेंगे ही ना, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं कैशलेस के। फर्क तो पड़ेगा ही, अभी लोगों की आदत पड़ गई है। मतलब अब लोगों ने छोड़ दिया है कैश संभालना, लोग हम कंटिन्यू फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, तो 100% फर्क पड़ेगा। सरकार ने इसके ऊपर फिर विचार करना चाहिए। सब पेटीएम वाले ही है, किसी के पास छुट्टा नहीं रहता है तो 2 रुपया पेटीएम करते हैं, कोई 5 रुपया करता है। आदत तो पूरा बन गई है, कोई पैसा 1 रुपया भी लेके नहीं चलते।
पेटीएम ने अपने बैंक ग्राहकों को जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, डिजिटल पासबुक से लेकर एटीएम तक की सुविधा दे रखी है। तमाम जो बैंक देते हैं वो सब सुविधाएं, लेकिन कंपनी नियमों का पालन करना भूल गई। बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट बुक करवानी हो या फिर करोड़ों लोग पेटीएम ऐप के जरिए उन तमाम सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं आपके जरूरी। अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो जवाब सुन लीजिए। जवाब है हो तो जाएगा, लेकिन यूपीआई के जरिए, ना कि पेटीएम ई वॉलेट के थ्रू। समझ आ गया होगा आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज जो वो देते थे, भाई आप कहीं टैक्सी का पेमेंट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वो पहले बैंक वो पैसा वो इस पेमेंट बैंक में रहता था, पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब वो क्योंकि दूसरे बैंकों के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, उनका जो संबंध हो जाएगा, तो फिर वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राहकों के साथ साथ पेटीएम के निवेशक भी निराश हैं इस फैसले से या इस खबर से। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन की खबर सामने आते ही पेटीएम का शेयर धराशायी हो गया। सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, पेटीएम के शेयर पर लोअर सर्किट लग गया। आज पेटीएम के शेयरों में 20% गिरावट देखने को मिली। 761 रुपए का शेयर गिरकर 608 रुपए पर आ गया। निवेशकों में शेयर बेचने की होड़ मच गई। आपको बता दें, पेटीएम का आईपीओ नवंबर 2021 में आया था। तब कंपनी ने प्राइस बैंड 2080 रुपए से लेकर 2150 रुपए तय किया था। शेयर 1955 रुपए लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दिन ही पेटीएम का शेयर 27% लुढ़क गया था। ये ओवर वैल्यूड था, इसलिए ये हुआ। एक्सपर्ट का मानना है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, पेटीएम को आरबीआई के फैसले के बाद करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट देखी गई है। इसकी शेयर की कीमत कल से 20% कम होकर आज 609 रुपए और 6 महीने पहले तकरीबन 950 रुपए प्रति शेयर के उच्चतम स्तर से कम हो गई है। यह निश्चित रूप से एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और डिजिटल भुगतान प्रणाली में उपयोगकर्ताओं के विश्वास को नकारात्मक रूप से असर करेगा। वैसे पेटीएम पर एक्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2017 में पेटीएम बैंक की शुरुआत से ही कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। साल 2018 में पेटीएम पर केवाईसी को लेकर एक्शन हुआ था। केवाईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था तब भी कंपनी पर। मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पर नए बैंक अकाउंट खोलने पर भी रोक लगा दी थी। पेटीएम बैंक के 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं बैंक के, लेकिन 30 करोड़ ग्राहक ऐसे हैं जो पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम के सभी ऑपरेशन को अगर हम मोटा मोटी मिला दें, जितने भी ऑपरेशन उनके अलग अलग सर्विसेज में चल रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू कितना है? तकरीबन 7,990 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। साल 2023 में पेटीएम ने 35,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं। अंदाजा लगाइए। दरअसल इस पूरी खबर के बाद हम समझ ये पा रहे हैं कि एटीएम का सारा धंधा जिन लोगों पर टिका हुआ है या जो उसके ग्राहक हैं, वो स्पॉट खरीदारी की सुविधा के लिए बैंकों से पैसा निकलवाकर पेटीएम में खर्च कर रहे हैं और खर्च होने के बाद भी ये पैसा पेटीएम बैंक में ही जा रहा है। जब ई वॉलेट का पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक से फिर ग्राहक खर्च के हिसाब से टॉप अप कर लेता है, यानी बैंक का पैसा पेटीएम के खाते में ट्रांसफर हो रहा है और फिर वो पैसा जमा कहां हो रहा है? पेटीएम बैंक में। इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी बड़े बैंकों के ग्राहक हैं, मान लीजिए हम आप सब लोग बैंकों के ग्राहक हैं, वो अपना पैसा खर्च करने के लिए पेटीएम की दुकानदारी चला रहे हैं। तो बैंकों का घाटा हुआ और पेटीएम का फायदा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। अर्जी में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। दूसरी तरफ वाराणसी की जिला कोर्ट ने आदेश ये दिया था कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में 31 साल बाद एक बार फिर पूजा पाठ किया जा सकता है और पूजा पाठ शुरू भी हो गया, आरती की भी गई। कोर्ट के आदेश के बाद रात को ही तहखाने के सामने बैरिकेटिंग जो लगी हुई थी उसे हटा दिया गया था। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच रात 1:30 बजे जिला प्रशासन ने व्यास जी का तहखाना खुलवाया।
रात करीब 2 बजे तहखाने में पहली बार पूजा की गई। इसके बाद आज सुबह आरती भी हुई। ब्यास तहखाने की पूजा शुरू होने के बाद सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। अब पब्लिक इंटरेस्ट में वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। चलिए देखते हैं आपने क्या लिखा है कल की खबरों पर। ये पहले आ गया, संदीप कुमार लिखते हैं रेलवे वैकेंसी पर और जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट पर भी रिपोर्टिंग कर दिया करो। जरूर कर देंगे संदीप जी, चूक गए, माफी चाहते हैं, जरूर करेंगे। रोहितास क्या लिखते हैं, कभी बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, कभी कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। जी हाँ, इस तरह से ही होता है जब बड़ी गिरफ्तारियां होती है। रोहितास जी आप समझ रहे हैं सही, ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोल रहे हैं जो कल ईडी ने किया था, उस वक्त को लेकर